नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग अपनी पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए देखेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्चुअली ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसका मिसयूज भी हुआ है काफी ज्यादा। और उसी मिसयूज को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट रहा जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, ये सब किस लेवल तक गया और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है अभी करंट, पहले क्या था, और कौन से वो लैंडमार्क डिसीजंस हुए जिन्होंने भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसको, उसके मिसयूज को प्रिवेंट किया। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जान लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर बात की जाए 1977 की, 1977 की बात है। 1977 में जनता पार्टी ने इलेक्शंस जीते। तो जनता पार्टी ने इलेक्शंस जीते, हराया किसको? इंदिरा गांधी सरकार को। इंदिरा गांधी सरकार किस पार्टी की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके आधार पे ये थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में आए और जनता पार्टी ने कहा कि देखिए 9 राज्य हैं ऐसे जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी सरकार है, तो इन सारी की सारी सरकार, इन सारी की सारी गवर्नमेंट्स को बर्खास्त किया जाता है, इन सारी की सारी गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया जाता है, सब में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए। कारण क्या था, तुक क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये दिया गया, रीजन ये दिया गया कि देखिए अभी अभी तो इलेक्शन हुए, अभी अभी इलेक्शंस में जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। तो ये जनता का क्लियर मैंडेट है पूरे भारतवर्ष में, तो ये 9 स्टेट्स में ये नहीं होना चाहिए। तो इसके कहने पे मतलब इस पॉइंट के मद्देनजर रखते हुए उन सरकारों को डिसमिस कर दिया गया। ठीक। अच्छा, 1990 में वापस से इंदिरा गांधी सरकार बनी और इन ये पावर में आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में आई, तो इन्होंने भी वही किया। इन्होंने भी वही किया, है ना। जिन जिन स्टेट्स में जनता पार्टी रूल करती थी उन सारे के सारे स्टेट्स को की सरकारों को क्या कर दिया इन्होंने? गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। उन सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया पूर्ण रूप से। वहां पे भी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया 1980 के अंदर। उसके अलावा अगर 1992 में देखा जाए तो 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशिंग हुआ था। बाबरी मस्जिद को गिराया गया, डिमोलिश किया गया। तो उस समय जो बीजेपी थी वो राइट विंग पार्टी, अभी भी राइट विंग पार्टी ही है। सो बीजेपी रूल्ड 3 स्टेट्स थे, जो थे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। दंगे भी काफी बढ़ गए और इन तीनों के तीनों राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। इन तीनों के तीनों राज्यों की सरकारों को डिसमिस कर दिया गया था। इनको डिसमिस करने के पीछे का कारण यह बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी की पूरी ब्रेकडाउन हो चुकी है। सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे दंगों को रोकने में असमर्थ साबित हुई है। सो दैट इज वाई इनको बर्खास्त किया जाए। और इन सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग केस था एसआर बम्मई का। एसआर बम्मई। और एसआर बम्मई कौन थे? ये कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं और बहुत ही शॉर्ट समय के लिए रहे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहे कर्नाटका के सीएम। ये असल में आप ये जान लीजिए कि ये जनता पार्टी से थे। और सॉरी, जनता पार्टी, उसके अलावा एक और थी लोकदल। तो जनता पार्टी और लोकदल मिले और मिलके इन्होंने बनाया जनता दल। फेयर इनफ, सीम्स फेयर। तो जनता दल ये पार्टी का गठन हुआ और जॉइंट एक वेंचर था जिसे कह सकते हैं, दोनों पार्टीज का मर्जर था। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। बहरहाल इन्होंने इलेक्शन जीता 1988 से लेके अप्रैल 1989, लगभग 1 साल के आसपास ये सीएम रहे। तो उस दौरान हुआ ये, और ये हम लोग गवर्नर जब पढ़ रहे थे तब भी देख चुके हैं कि यहां से 19 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने लेटर लिखने शुरू किए, जिन्होंने लेटर लिखे और लेटर भेजे किसको? गवर्नर को। कहा कि हमें, हमारा समर्थन इनको नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, एसआर बम्मई को हमारा समर्थन नहीं है, हम लोग स्ट्रिक्टली अपना समर्थन यहां से वापस ले रहे हैं। और वहां पे 19 के 19 एमएलए ने हस्ताक्षर करके भेजे।
अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, उस समय का बहुत बड़ा बवाल हो गया। गवर्नर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, क्योंकि फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाती है, प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है, तो उस फोर्टनाइटली रिपोर्ट में मैं ये लिखूंगा, प्रेसिडेंट्स रूल की मैं डिमांड करूंगा। बहरहाल बाद में जब पार्टी इंटर पार्टी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि 9 एमएलए ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर फोर्ज किए गए थे, यानी कि इनके सिग्नेचर असल में नहीं थे, इनको जबरदस्ती इनका नाम घसीटा गया था, इनके नाम पे चिट्ठी भेजी गई थी, इनके सिग्नेचर नहीं थे, ये सिग्नेचर फोर्ज्ड थे। तो इस बात का पता चलते ही बम्बई साहब तुरंत पहुंचते हैं गवर्नर के पास, कहते हैं गवर्नर साहब देखिए, मेरे पास मेजॉरिटी है, ये मुझे पता है, और मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं अपनी मेजॉरिटी को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके विधानसभा के फ्लोर पे प्रूव करना चाहता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा, प्लीज मुझे मौका दीजिए। और आप एक इमरजेंसी, एक जो सेशन है एमएलए का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, इसको आप प्लीज कॉल कीजिए और इसको आप कमेंट्स कीजिए, मैं अभी अपनी तुरंत मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद में गवर्नर जो है साहब वो अड़ गए, वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने रिपोर्ट लिख दी है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई है, अब प्रेसिडेंट रूल यहां पे लगेगा, और लग गया। तो गवर्नर इस बात से एग्री नहीं किए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन की बात की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्टेट आपका एग्जीक्यूटिव बनता है, लेकिन ये तभी तक रह सकते हैं जब तक ये लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पे मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही मेजॉरिटी खत्म, इनका खेल खत्म। तो मेजॉरिटी जब तक है तब तक ये है। अब अगर मेजॉरिटी इन्होंने लूज कर दी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ। इसी का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि नहीं, यहां तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और लगा, और लगा। तो एसआर बम्बई साहब जो है वो तुरंत पहुंचते हैं कहां, कर्नाटका हाईकोर्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट इनको कहता है कि नहीं जी, डिसमिस, चलिए जाइए, यहां पे आपका कोई काम नहीं, डिसमिस, इनकी प्ली को डिसमिस कर दिया गया। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया, उस पर हियरिंग की और उस पर रिजल्ट भी दिया, लेकिन वो रिजल्ट काफी देर आया, यानी उसकी रिजल्ट आया 1994 में, इन अ वेरी फेमस एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और ये केस ऐसा था जिसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, और जिसने प्रेसिडेंट्स रूल के मायनों को, मिसयूज को बदल के रख दिया। आर्टिकल 356 का मिसयूज, प्रेसिडेंट्स रूल का मिसयूज इसके बाद रुक गया, और हम देखेंगे कैसे, है ना। खैर, इसके अलावा देखिए, सिर्फ यही नहीं पहुंचे, फिर उसके बाद पहुंचे राजस्थान गवर्नमेंट भी, पहुंची आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी, पहुंची आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी। इन्होंने कहा साहब आप जरा हमें ये बताइए डियर सुप्रीम कोर्ट कि हमारी गलती क्या है, हमें किस बिहाफ पे डिसमिस किया गया, क्या कारण थे। लेकिन एसआर बम्बई सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए केस बना एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें जो डिसीजन आया उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि देखिए, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के केस में क्या हुआ था कि रायट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, रायट्स अनकंट्रोलेबल हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो हिंदू मुस्लिम रायट्स थे या धार्मिक आधार पे जो दंगे हुए, उसे रोक पाने में सरकार अक्षम थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, ये फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। एंड अगर ये फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे डिसमिस किया जाना एकदम सही है, यानी कि ये एकदम फिट केस है। उसके अलावा जो बाकी के थे, जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, नागालैंड में भी हुआ था ऐसा, सो नागालैंड गवर्नमेंट भी पहुंची थी बाय द वे। तो इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देखिए, एक चीज आप समझिए, आपको ये समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर
और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, यार लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बात समझिए कि कल को बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने अपने चुनावी वादे कुछ किए, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, तो उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कुछ वादे किए, वो पूरे नहीं कर पाते, उसको लेके लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे इन द सेंस कि शांतिपूर्वक अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का आगमन होता है और वो फिर एक विकराल रूप ले लेता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पे आप स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर अगर होता है, तो अगर ये राइट्स में कन्वर्ट होता है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे संविधान के प्रियम्बल में ही एक शब्द है सेक्युलर, और सेक्युलरिज्म का उल्लंघन होता है जब भी धार्मिक आधार पे दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर कहलाएगा और इसीलिए फिर डिसमिस किया जा सकता है, फिर प्रेसिडेंट रूल आप लगा सकते हैं। ठीक, राइट। अब ये एक बहुत ही अहम डिसीजन था, इसीलिए क्योंकि इसने ये बात क्लियर कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का हालत एकदम बेचारी वाली हालत हो गई थी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, इवन लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पे भी ये कह देती थी कि ये सफिशिएंट, आई मीन ये जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, अक्षम है, इसे आप हटाइए, और प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी डिसमिस करके। वो सारी की सारी बातें अब क्लियर हुई। उसके अलावा इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, आप पैरामिलिट्री बुलाइए, आप इवन आर्मी को भी बुला सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप डिसमिस नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, आप पैरामिलिट्री बुला लीजिए, आपके पास रिजर्व फोर्सेस है ना, बुलाइए उनको, किस दिन के लिए रखा है, बुलाइए, कंट्रोल कीजिए। आर्मी को बुलाइए अगर उससे भी नहीं होता है तो, बट कंट्रोल कीजिए। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ये फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर नहीं। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर क्या कहलाएगा, है ना। उसके अलावा देखिए जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 कहता है कि जो एडवाइस दी जाती है ना, देखिए प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, है ना। इस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता इस एडवाइस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, समझ में आया, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, समझ में आता है, लेकिन हमने कब कहा कि जुडिशियल रिव्यू हम एडवाइस पे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम एडवाइस पे करेंगे ही नहीं। हम एडवाइस पे जुडिशियल रिव्यू करेंगे ही नहीं, हम करेंगे कि वो मटेरियल क्या है, वो फैक्ट्स क्या हैं, वो बेसिस क्या है, आधार क्या है, जिसके बिहाफ पे ये एडवाइस दी गई। देखिए जो इसमें मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है कि आपका प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के पीछे सबसे पहले या तो गवर्नर्स रिपोर्ट या फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, है ना, गवर्नर्स रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट्स अदर देन द गवर्नर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, RANW की, सो ये सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे दिया जाता है। तो इसको सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको भेजते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिव्यू करते हैं और अपनी एडवाइस देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एडवाइस को हम एडवाइस पे रिव्यू नहीं दे रहे, हम ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो बेसिस हैं जिनके बेसिस पे ये कॉल आउट किया गया, वो सही है या नहीं, वो कितने हद तक सही है, इनके बारे में कहा गया कि हम इस पे देंगे अपना रिव्यू, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। बिल्कुल सही। तो जुडिशियल रिव्यू है, ये बात क्लियर कर लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू है। और कोई अगर आपको ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिकली इसके वजह से नहीं है, आई मीन जो जुडिशियल रिव्यू है वो एडवाइस पे नहीं है, वो एक्चुअली मटेरियल पे है जिसके बेसिस पे एडवाइस दी गई है,
राइट? सो दैट इज व्हाट जुडिशियल रिव्यू इज डिपेंडेंट अपॉन, है ना? आई होप आपको ये समझ गया होगा। सो ये प्रीलिम्स में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशियल रिव्यू ऑन प्रेसिडेंट्स रूल इज बेस्ड ऑन नॉट द एडवाइस स्टैंडर्ड बट द मटेरियल ऑन विच बेस्ड ऑन विच एडवाइस वाज गिवन। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, है ना? अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो जस्टिफाई करने के लिए है जिसपे कि जो एडवाइस दी गई है वो वैलिड है भी या नहीं है। अगर ये एडवाइस वैलिड है तो ही इसको फॉलो किया जाए, अगर नहीं है तो ये फिर गलत है, फिर तो प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगना चाहिए, है ना? इसके अलावा कि एसआर बम्बई का जजमेंट आने से पहले, इस केस का जजमेंट आने से पहले जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता था तुरंत एनकाउंटर हो जाता था, किसका? लेजिस्लेचर का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएम है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके डिसमिस कर दिए जाते थे। प्रेसिडेंट रूल लगना मतलब इनका डिसमिसल होना, लेकिन अब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इन्हें आप सस्पेंडेड एनिमेशन में रखेंगे। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जरा ये समझ लीजिए। देखिए, सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है कि जब तक लोकसभा प्लस राज्यसभा इसे अप्रूव ना कर दें, देखो हमने बताया था कि अप्रूवल लेना जरूरी है ना? प्रेसिडेंट्स रूल लग रहा है तो आपने प्रोक्लेम किया, लेकिन उसके 30 दिन के भीतर एक अप्रूवल लेना जरूरी है यहाँ पे। और जब आप अप्रूवल ले रहे हैं तभी आप, तब उसके बाद ही आप डिसमिस कर सकते हैं, उसके बाद ही लेजिस्लेटिव असेंबली को आप डिसमिस कर सकते हैं, उससे पहले आप डिसमिस नहीं कर सकते। और अगर डिसमिस किया भी और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि ये गलत था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे कॉल बैक कर सकता है, यानी कि उसे री इंस्टेट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट कैन री इंस्टेट, है ना? इसको री इंस्टेट भी किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अगर डिसॉल्व भी हो गई, अगर डिसमिस भी हो गई, तो उसे री इंस्टेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, राइट? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स भी दिए, सेट ऑफ रूल्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, किस लिए? फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है? तो प्रेसिडेंट्स रूल का सही और गलत मायने इन्होंने बताया कि कब सही और कब गलत है ना? करेक्ट टू अप्लाई एंड रॉन्ग टू अप्लाई। तो करेक्ट टू अप्लाई कब होगा? देखिए, करेक्ट टू अप्लाई कब होगा, जैसे कि हंग असेंबली का केस हो गया। अब आप सोचो कि हंग असेंबली क्या है। देखो, मान लो आपका राज्य है, आपके राज्य में इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी अभी चल रहा है, पंजाब है मान लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अकाली दल है ना, और बीजेपी है। ये मेन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, ये मेन पार्टीज हैं, है ना? अब मान लीजिए कि यहां पे शिरोमणि अकाली दल और ये बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और ये अलग अलग लड़ती हैं। नंबर्स आपके मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आते हैं कि शिरोमणि अकाली दल जो है उनको, उनके पास में आ गए सबसे ज्यादा नंबर, फिर सेकंड पोजीशन ये है, फिर थर्ड पोजीशन इनकी है, जो भी है रेस्पेक्टिव, आप अपने हिसाब से, एक एग्जांपल है ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी भी जो ये नंबर है वो मेजॉरिटी रीच करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और कोई भी चाहे तो आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलके सरकार बना सकती है, लेकिन वो तैयार नहीं है और बीजेपी वाले भी तैयार नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ हो ही नहीं सकते, लेफ्ट विंग का, लेफ्ट और राइट विंग का कभी मेल बैठता सा ही नजर नहीं आता, राइट? फंडामेंटलिज्म ही अलग है दोनों की। तो ऐसे में ये हंग असेंबली हो गई, यानी कि किसी के पास नंबर्स ही नहीं है, नो मेजॉरिटी प्लस नो कोएलिशन पॉसिबल, कोई कोएलिशन भी बनता सा नजर नहीं आ रहा। तो ये फिट केस है। आप यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। आप यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ भी था। महाराष्ट्र में 2019 के इलेक्शंस में ऐसा ही हुआ था। शिवसेना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना इलेक्शन से पहले साथ साथ लड़े, है ना? इन्होंने मतलब एक अलायंस के फॉर्म में लड़े, कोएलिशन के फॉर्म में लड़े, प्री पोल। लेकिन पोस्ट पोल इनका थोड़ा सा नेगोशिएशन टफ हो गए शिवसेना के, और शिवसेना का कहना था कि आप उद्धव ठाकरे को बनाइए चीफ मिनिस्टर, तभी हम
कुछ मानेंगे। बीजेपी ने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं देंगे, तो डाइवोर्स, तलाक हुआ। और अब किसी के पास नंबर्स नहीं थे, कोई ऐसा बनाना नहीं चाह रहा था, हंग असेंबली, राइट। उसके अलावा अब सिर्फ इलेक्शन के बाद नहीं, बीच में भी हो सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये लोगों ने 2018 में इनका हुआ डाइवोर्स। कैसे डाइवोर्स? कैसे? पहले सरकार चल रही थी, समर्थन था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, है ना। तो अब यहां पे और कोई पार्टीज का चांस ही नहीं था सरकार बनाने का। तो फिर क्या हुआ? ये भी एक फिटिंग केस हुआ, आप इसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, बिंदास लगाइए, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ डायरेक्टिव्स भेजे जाते हैं, कोएर्सिव डायरेक्टिव्स, जैसे मान लीजिए 2020 में लॉकडाउन लगाने की, पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाने के आदेश थे। तो अगर इन डायरेक्टिव्स को ममता बनर्जी मान लीजिए कहती हैं कि नहीं हमारे यहाँ कोविड नहीं है, हम नहीं मान रहे, है ना, हम नहीं लगाएंगे लॉकडाउन, तो ये मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप लगाइए। कोएर्सिव डायरेक्टिव्स डिनाइड बाय स्टेट्स। स्टेट्स बाउंड होते हैं कुछ डायरेक्टिव्स को मानने के, अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर गलत है, फिर लगाया जा सकता है ना। उसके अलावा अगर ऐसा लग रहा है कि स्टेट ही इंटरनल सबवर्जन, अब ये टेक्निकल वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है वही खिलाफत करने पे उतारू आ गया, वही एनिमी बन चुका है, तब आप इसमें लगा सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, राइट। इसमें क्या गलत है भैया? आप फ्लोर टेस्ट दीजिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, मस्ट अकर, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। गवर्नर कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? ये पहला है। गवर्नर कौन होते हैं? जैसा एसआर बम्बई के केस में हुआ था कि जब एसआर बम्बई ने कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट करने को रेडी हूं, मुझे कॉन्फिडेंस अपने सरकार पे है और मेरे पे है, मेरे एमएलएस पे है, आप कमेंट्स कीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर कौन होते हैं ऐसा ना करने वाले? हु इज गवर्नर, कि जो अपने मन से ही डिसमिस करने की रिपोर्ट बना दे। आप उनको चांस दीजिए, अगर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल होते हैं उस चांस में, तब आप कॉल आउट कीजिए, तब आप रिपोर्ट भेजिए, तब आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, लेकिन उससे पहले नहीं। फ्लोर टेस्ट का मौका होना चाहिए और मिलना चाहिए, और होगा भी, राइट। उसके अलावा जैसे कोएर्सिव मेजर्स की बात आती है, तो इसमें भी सीधे सीधे आप उठा के मत लगाइए, पहले वार्निंग दीजिए, फर्स्ट गिव वार्निंग। अगर वार्निंग के बावजूद नहीं मानते तब आप लगाइए, लेकिन पहले एक बार वार्निंग तो दीजिए, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी चीज है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर होता भी है तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होना चाहिए, राइट। तो फेडरलिज्म नेचर को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसा है कि आप पहले वार्निंग दे दीजिए, फिर नहीं मानते फिर कीजिए, फिर तो आपका हक है ना। उसके अलावा अगर आप, जैसे ही आपकी सरकार आती है, आप डिसमिस करने लग जाते हैं अपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स को, ये तो गलत है कि ऑपोजिशन की सरकार जहां जहां है, ये तो वेंडेटा राजनीति हो गई, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो गई, कि जब आप आ रहे हैं सेंटर में, आप ऑपोजिशन द्वारा रन किए गए, जैसे अभी नरेंद्र मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो कांग्रेस रन स्टेट्स गवर्नमेंट्स को आपका खारिज कर दे, तो ये गलत हो जाएगा ना, राइट। नंबर 4, तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है एलिगेशंस ऑफ करप्शन। अब मान लीजिए कि जैसे करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर, तो यार ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन थोड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि जो इनको सजा दिला पाए या इनको, इनके अंदर वो डर पैदा कर पाए कि ऐसा ना करें, लेकिन हुआ, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आप एंटी करप्शन ब्यूरो की एक कमिटी गठित कीजिए, एक सीबीआई इंक्वायरी लॉन्च कीजिए, बट आप इनको डिसमिस नहीं कर सकते। हमारे भारत में वैसे भी संविधान में ये माना जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जब तक घोषित ना हो तब तक वो निर्दोष है। तो इस बेसिस पे आप तुरंत डिसमिस कर दें, ये सही नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने ये कहा, और सरकारिया कमीशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नर के समय इसको अच्छे से, तो सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके उसके बिहाफ पे इन्होंने अपने डिसीजन दिए, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्ट थी। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया अभी तक, है ना। और उसके बाद में जितने भी प्रेसिडेंट्स रूल लगे वो फेयर हैं। कहने का मतलब है जैसे कि गलत तरीके से अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, किसमें, उत्तराखंड में 2016 में, है ना, तो रावत साहब की जो सरकार थी उसको डिसमिस करके किया गया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, बोला गलत है ये, है ना। उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में लगाने की कोशिश की गई और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, है ना। तो ये सब हुआ 2016 में, ये हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ भाषा में ये है कि जो एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का वर्डिक्ट था, इसने भारत की राजनीति में, भारत के संविधान में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, मिसयूज, इसको प्रिवेंट कर डाला, इसको रोक डाला, इसको बचा लिया हमारे एक तरीके से फेडरल कैरेक्टरिस्टिक को, है ना। तो ये स्टोरी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और महाराष्ट्र इलेक्शन पे तो मैं एक 5 मिनट का वीडियो भी बनाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। काफी ज्यादा हास्यास्पद स्थिति थी महाराष्ट्र में 2019 में। मतलब आप रात को एक दिन सोए तो पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे बन रहे हैं, लेकिन सुबह होते होते जो है शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, बताइए, देवेंद्र फडणवीस साहब का, वो चल रहा था। तो ये काफी एक अजीबोगरीब स्थिति थी, विचलित कर देने वाली स्थिति थी। तो उस पे एक अलग से वीडियो होगा, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। और बहरहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दिल खोल के, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही हमारा इकलौता मोटिवेशन है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डेली बेसिस पे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।